फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने ये तो देख लिया कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे और कहाँ बनते हैं, बट देखना बाकी ये है कि इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता कैसे है। तो मतलब इट्स लाइक दूल्हा रेडी है, दुल्हन रेडी है, लेकिन शादी होने के लिए दूल्हे दुल्हन को मिलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट started। तो बच्चों, हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स होता है पॉलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रायो सैक में। लेकिन दुविधा वाली बात ये है कि ये दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये चल फिर नहीं पाते हैं, बट फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों को मिलना पड़ेगा। इसका मतलब हमें कोई तो ऐसा चाहिए जो इन गैमेट्स को कैरी करे और इन्हें एक दूसरे से मिलवाए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी टॉक अबाउट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इस मेल और फीमेल गैमेट को साथ में मिलाता है सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन अकर। तो अगर पॉलिनेशन को हम तरीके से डिफाइन करना चाहें तो इट कैन बी डिफाइंड लाइक ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आ गए, लेकिन ये सारे टेक्निकल टर्म्स हमारे जान पहचान के हैं, राइट। पॉलन ग्रेन्स बोले तो मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स कहां पर होता है? सोचो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। कहां पर? एंथर में, एग्जैक्टली। हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर होता है हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अब इसे पहुंचना कहां है इस पॉलन ग्रेन को? इसे पहुंचना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर का? कार्पेल। कार्पेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैंने बताया था, याद है, कि स्टिग्मा जो है दैट इज लाइक द लैंडिंग एरिया फॉर द हेलीकॉप्टर, राइट। तो स्टिग्मा जो है वो वाला एरिया है जहां पर पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा। उसके बाद वो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचेगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट है, राइट। तो यहां पर पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक बार उसको स्टिग्मा तक पहुंचा दिया, उसके बाद तो पॉलन ग्रेन अपने आप ही ओवरी तक पहुंच के और किससे मीट कर लेगा? फीमेल गैमेट से, एग्जैक्टली। सो दैट्स पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन ब्रॉडली दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये लेट से अगर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा, या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जा रहा है, राइट। मतलब इट इज लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही, जैसे अलग अलग हाउसेस होते हैं ना, उन हाउसेस के बीच में कॉम्पिटिशन, बट वो हो रहा है स्कूल के अंदर ही, विद इन द स्कूल। बट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब दो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के अंदर पूरा पॉलिनेशन, मतलब एंथर से स्टिग्मा का जो ये ट्रांसफर है वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, जहां पर ये जो दो प्लांट्स हैं, दीज टू प्लांट्स मे बी ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर, राइट। मतलब यहां पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वाली बात हो गई, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अच्छा, पॉलिनेशन को होने के लिए कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई चाहे मेल गैमेट है चाहे फीमेल गैमेट है,
कोई भी दोनों ही नॉन मोटाइल है, खुद से तो चलना फिरना किसी को नहीं आता, तो इन्हें किसकी जरूरत है, कोई कैरियर की जरूरत है जो इन्हें ढो के ले जाए एक जगह से दूसरी जगह। और ये ढो के ले जाने वाले कैरियर्स को ही हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर, जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि एनिमल्स। ये सारे लोग जो है ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने के केपेबल है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ये जो तीनों टाइप्स हैं ये किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन ये आ किधर से रहा है, उसके ऊपर बेस करके हम इसे इन 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो चलो एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है? समथिंग विच रन्स ऑन इट्स ओन, खुद से जो होता है, दैट इज ऑटो। ऑटोगैमी का मतलब है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज हैपनिंग विद इन द सेम फ्लावर। मतलब जिस फ्लावर के एंथर से ट्रांसफर हो रहा है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब सेम फ्लावर के ही एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन? ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन है, राइट? क्योंकि हम एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब स्कूल के अंदर ही सब कुछ हो जा रहा है। सो जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोगैमी हमें किस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब देखो, प्लांट्स के अंदर ना 2 टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब यार बायो है, थोड़े बहुत मुश्किल नाम तो आएंगे, ठीक है। अब समझो, मीनिंग समझो। कैस्मोगैमस का मतलब होता है, समझ लो, ओपन फ्लावर, ऐसे समझ लो। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, मतलब ऐसे खुला हुआ सा फूल है, ठीक है। अब जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, इनमें ऑटोगैमी बहुत रेयरली देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ओपन होता है फ्लावर, तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा और एंथर है ना वो एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं है, क्योंकि फ्लावर ऐसे एक्सपोज्ड है, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। तो ये एक पहला रीज़न हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई बार जो है ना सिंक प्रॉपर नहीं होता है। मतलब जिस टाइम पर पॉलन रिलीज हुआ उस टाइम पर शायद स्टिग्मा उसे रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर जिस टाइम पे स्टिग्मा उसे रिसीव करने के लिए रेडी है उस टाइम पे पॉलन ही रिलीज नहीं हुआ। तो इट इज लाइक कि हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए रेडी है लेकिन जो लैंडिंग एरिया है ना वो फ्री ही नहीं है, या फिर लैंडिंग एरिया रेडी है लेकिन हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का टाइम ही नहीं हुआ है, राइट? तो मतलब कभी कभी सिंक सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम नोटिस करते हैं कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी बहुत रेयरली देखा जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरे टाइप का फ्लावर होता है वो होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जो ऐसे बंद होता है। अब देखो, चूंकि फ्लावर बंद होता है तो अब इसके अंदर का एंथर, स्टिग्मा जो कुछ भी है वो सब कुछ इस बंद फ्लावर के अंदर ही है। मतलब ये फ्लावर ही ऐसे होते हैं, वो ऐसे करके ना एक्सपोज्ड फॉर्म में होते ही नहीं है, वो ऐसे ही होते हैं, वो क्लोज्ड फॉर्मेट में होते हैं। तो उनका जो स्टेमेन है, जो उनका कार्पेल है, वो सब कुछ इस क्लोज्ड चीज़ के अंदर है। अब चूंकि सब कुछ एक कमरे के अंदर पैक्ड है तो उस केस में जाहिर सी बात है कि जो मेरा एंथर है और जो स्टिग्मा है ये कंपैरेटिवली एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। होता है ना, मतलब एक है कि भाई एक बड़े से खुले मैदान में 2 लोग खड़े हैं, दूसरे केस में एक छोटे से कमरे के अंदर 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो क्लोज्ड रूम में हैं दे आर ऑब्वियसली मोर क्लोजर टू ईच अदर। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है, जो फ्लावर ही क्लोज्ड है तो एंथर और स्टिग्मा जो है ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, करेक्ट? तो इस कारण से देखा गया है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब उनके अंदर हमें ऑटोगैमी देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स ले लो ऐसे फ्लावर्स का, जैसे कि वायोला, जैसे कि पॉलीगैला, ये सारे क्लोज्ड फ्लावर्स हैं और इनके अंदर हमें ऑटोगैमी देखने को मिलती है। तो बच्चों अभी अभी हमने बात करी कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लिस्टोगैमी है मतलब
क्लोज्ड फ्लावर, जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज होते हैं, जिनके अंदर ऑटोगैमी देखने को मिलती है, तो क्या ये क्लिस्टोगैमी एडवांटेजियस है ये या डिसएडवांटेजियस है प्लांट के लिए? सोचो, सोच के देखो, क्या ये एडवांटेजियस है, फायदेमंद है या फिर फायदेमंद नहीं है, इसका कोई नुकसान है? इसके दोनों ही पहलू हैं। इसका एडवांटेज बोले तो ये है कि यहाँ पर इन्हें पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि इन्हें पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो ना, ये चूंकि क्लोज्ड फ्लावर होते हैं तो एंथर और स्टिग्मा एनीवेज इतने क्लोज होते हैं कि पॉलिनेशन अपने आप ही हो जाएगा। पॉलिनेशन करवाने के लिए इन्हें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गया इनका एडवांटेज। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो वो भी है इनके साथ। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्योंकि यार जेनेटिकली जो है ना वही सारे ट्रेट्स हैं, क्योंकि जो हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। तो किसी भी तरह का नया जीन या नया वेरिएशन आने का कोई स्कोप ही नहीं है, राइट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो तभी आएगी जब उसमें कुछ तो नया जीन इंट्रोड्यूस हो, बट उसका यहाँ पर स्कोप ही नहीं है। तो ये हो जाता है इसका डिसएडवांटेज। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, विच इज गिटनोगैमी। गिटनोगैमी क्या होता है? ये एक कदम ऊपर होता है, एक कदम आगे है। ये कैसे? यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर होता है ना पॉलन ग्रेन का, ये होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट अभी भी एक ही है, सेम ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा था ऑटोगैमी में। गिटनोगैमी में दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, लेकिन वो दोनों ही सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं। तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड गिटनोगैमी। अब मुझे ये बताओ कि गिटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन? थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए होगे आप, राइट। अब देखो भाई, जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम हैं तो उसी प्लांट के अंदर, उसी प्लांट के स्पीशीज के अंदर, तो कोई नया जीन इंट्रोड्यूस होने का एज सच तो चांस नहीं है। सो जेनेटिकली इट इज स्टिल सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली यू कैन से इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली इन द सेंस कि चूंकि ये एक ही फ्लावर के अंदर नहीं हो रहा है, एक दूसरे फ्लावर से ये आ रहा है, सो दैट वेज यू कैन से दैट इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखेंगे तीसरे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को, विच इज जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? काफी बच्चों ने अब तक गेस कर लिया होगा, यस, एंड आई एम श्योर दैट यू गेस्ड इट राइट। तो जीनोगैमी में क्या होता है कि दो अलग प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर होता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर फ्रॉम अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन अनदर प्लांट। मतलब यहाँ पर हम दो डिफरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, और उन दोनों प्लांट्स में लेट्स से दो फ्लावर्स हैं, तो अब उनके एक फ्लावर के एंथर से दूसरे वाले प्लांट के उस फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं जीनोगैमी। अब मुझे बताओ कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन? ये तो आसान है, ये तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन है, चाहे जेनेटिकली हो या फंक्शनली हो। जेनेटिकली क्योंकि ये दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जीन भी अलग है, राइट। इनफैक्ट ये एक लौता ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक वैरायटी की पॉलन ग्रेन इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है ये किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज से आ रहा है, तो उस पॉलन ग्रेन की जो जीन है दैट इज डिफरेंट। तो ऐसा पहली बार इसी टाइप के पॉलिनेशन में होता है। तो इनफैक्ट इसे याद रखने के लिए, चूंकि बायो में ना हमें अक्सर ही ऐसे मेमोरी टिप्स हैंडी रखने पड़ते हैं जिससे हम नाम को याद रख सके। तो देखो इसका नाम है जीनोगैमी। जीनो जीन, राइट, थोड़ा याद रहेगा, जीनो से जीन, मतलब जहां पर डिफरेंट जीन का पॉलन ग्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट्स जीनोगैमी। तो अब देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा एजेंट जो पॉलन ग्रेन को कैरी करता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। चाहे वो सेम फ्लावर के अंदर कैरी कर रहा हो, या वो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर कैरी कर रहा हो, या फिर वो डिफरेंट प्लांट्स में कैरी कर रहा हो, चाहे वो कहीं से भी कैरी कर रहा हो, बट जो भी
किसी भी पॉलन ग्रेन को कैरी कर रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक मतलब बायो मतलब लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनफैक्ट कुछ छोटे छोटे एनिमल्स, ये होते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। दूसरी तरफ एबायोटिक मतलब ऑब्वियसली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, ये होते हैं हमारे नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय विंड। जब विंड, हवा अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा की तरफ ले जाए तब हम उसे कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। अब जो प्लांट्स विंड से पॉलिनेट होते हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स ही जो है वो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। जैसे कि कौन से फीचर्स होते हैं उसमें, पहला फीचर तो ये कि लाइट पॉलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए। जब वो हल्के होंगे तभी तो वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। आपने कई बार सुना होगा बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि यार तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम तो हवा के साथ उड़ जाओगी, राइट। सो द पॉलन ग्रेन्स नीड टू बी लाइट। दूसरा, पॉलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर जगह पे चिपक जाएगा तब तो वो हवा के साथ उड़ के नहीं जा सकता है। सो इट हैज टू बी नॉन स्टिकी। तीसरा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। अब ये पॉलन ग्रेन्स होता कहाँ पे है, एंथर में। एंथर किसका पार्ट है, स्टेमेन का। तो भाई स्टेमेन जो है ना वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर फ्लावर के अंदर स्टेमेन क्लोज्ड है तब वो हवा से कैसे जाएगा, पॉलन ग्रेन नहीं जा पाएगा, राइट। इट इज लाइक, लेट अस सपोज कि आप एक कमरे के अंदर, एक क्लोज्ड बंद कमरे के अंदर हो। अब बाहर अगर हवा चल भी रही है आपको वो हवा फील ही नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर आप खुले मैदान में खड़े हो और बहुत तेज हवा चल रही है देन यू कैन फील द विंड, राइट। इनफैक्ट अगर आप बहुत हल्के हुए तो उड़ जाओगे हवा के साथ। तो कुछ वैसा ही होता है पॉलन ग्रेन्स के साथ। तो इसीलिए स्टेमेंस का वेल एक्सपोज्ड होना जरूरी है ताकि वो विंड के साथ पॉलन ग्रेन्स जा सके। चौथा है लार्ज फेदरी स्टिग्मा। बहुत सारे प्लांट्स में आप देखोगे उनका जो स्टिग्मा होता है ना वो काफी लार्ज होता है और फेदरी होता है, उसमें फेदर्स होते हैं। क्यों, ताकि वो हवा में लहराते हुए वो पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। कॉर्न तो देखा होगा, भुट्टा तो सभी खाते हो, राइट। तो अगर कॉर्न को थोड़ा ध्यान से देखा हो कभी तो उसके ना आसपास ऐसे टैसल्स टाइप के होते हैं, ऐसे क्या बोले उसको, पतले पतले बाल के जैसे ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पता है आपको वो टैसल्स क्या होते हैं, सो दे आर बेसिकली द स्टिग्मा एंड स्टाइल। लेकिन देखो वो कितने पतले और हल्के होते हैं, जिसके वजह से जब वो खेतों में होते हैं तो हवा के साथ वो लहराते रहते हैं और क्या कोशिश करते रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स को विंड में से कैप्चर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब बात करेंगे हम पॉलिनेशन बाय वाटर की। तो ये कंपैरेटिवली विंड पॉलिनेशन के मुकाबले ये कंपैरेटिवली लेस कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन है। तो यहाँ पर वाटर जो है ये एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है जिसके थ्रू गैमिट ट्रांसफर होता है। जैसे कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके केस में स्पेशली वाटर एक मीडियम का काम करता है जिसके थ्रू गैमिट्स ट्रांसफर होते हैं। कई प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो यूं ऊपर वाटर के सरफेस की तरफ आ जाते हैं मेल गैमेट्स को कैच करने के लिए। मतलब इट इज लाइक वो जैसे भूत के हाथ नहीं होते, ऐसे यूं लंबे होके आ जाते हैं निकल के। तो समवॉट लाइक दैट जो फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो एक लंबी सी स्टॉक के सहारे वाटर के सरफेस तक आ जाते हैं जहां पर मेल गैमेट्स रिलीज हो रहे होते हैं, सो दैट दे कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेल गैमेट्स। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है वैलिसनेरिया के केस में, जिसे आमतौर पर ईल ग्रास भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके जो फीमेल प्लांट्स हैं वो नीचे पानी के अंदर डूबे हुए ही रहते हैं, पानी के अंदर सबमर्ज्ड ही रहते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज होते हैं पानी के अंदर, ताकि उस केस में भी मेल और फीमेल गैमेट्स साथ में मिल सके। ऐसा हमें देखने को मिलता है सी ग्रास के केस में। तो बच्चों आप नोटिस करोगे कि जितने भी विंड पॉलिनेटेड या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स भी नहीं होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर होता है। सो दोनों ही चीज़ें उनमें नहीं होती है। क्यों नहीं होता है, सोचो, थोड़ा सा सोचो,
क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ना, इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये विंड और वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो विंड और वाटर तो वैसे ही वो नेचुरल चीज़ें हैं जो खुद ब खुद ही आती हैं, राइट? तो इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इन फ्लावर्स को बहुत सुंदर कलर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेक्टर की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स वाई वी नोटिस कि जनरली जो विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स इतने कलरफुल नहीं होते हैं, उनमें नेक्टर भी नहीं होता है। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम दो कैटेगरीज की बात करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, मतलब जहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स भी कई प्लांट्स के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। वैसे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं, जहाँ हम बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, जिसको हम अक्सर ही एक फूल के साथ रिलेट करते हैं कि फूल के आगे पीछे घूमते रहता है? एब्सोल्युटली, बीज। सो बीज आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो बच्चों, जब हम बात करेंगे इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेशन की, तो उस तरह के प्लांट्स में हमें कुछ खास बातें देखने को मिलती है, जैसे कि वो कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रैग्रेंस होता है, और कलर, फ्रैग्रेंस, ये सारी चीज़ें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा उनमें होता है नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स, ये दो चीज़ें एक तरीके से एनिमल्स या इंसेक्ट्स के लिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब, अब देखो, फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं करता है ही नहीं, तो अब ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, इनको भी कुछ ना कुछ बदले में तो चाहिए। भाई, हम तुम्हारा पॉलिनेशन करवा रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में तुम्हें मिलेगा इनाम। इनाम क्या है? नेक्टर है, पॉलन ग्रेन्स है। तो इन चीज़ों की लालच में जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं वो फूल के पास आते हैं। जब वो फ्लावर के बहुत पास आते हैं तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं, जो कि स्टिकी नेचर के होते हैं, इनफैक्ट ये भी एक और खासियत है कि इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स की जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े स्टिकी नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट की बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, और वही इंसेक्ट जब कोई स्टिग्मा के पास जाते हैं तब वो उन पॉलन ग्रेन्स को वहाँ पर रिलीज कर देते हैं, और इसी तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कुछ प्लांट स्पीशीज में ऐसा भी होता है कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स के नाम पर जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को एक सेफ जगह दे देता है जहां पर वो अपने एग्स ले कर सकता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो देखो, ये एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला सिचुएशन आ गया। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल, मॉथ और युक्का प्लांट की रिलेशनशिप का। तो युक्का एक प्लांट है, मॉथ एक इंसेक्ट है। मॉथ इंसेक्ट युक्का प्लांट की मदद करता है, कैसे? बाय पॉलिनेटिंग इट। युक्का प्लांट जो है ये मॉथ की मदद कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेस जहां पर मॉथ अपने एग्स ले कर सकता है। कहां पर एग्स ले करता है मॉथ? तो ये युक्का फ्लावर के ओवरी के कैविटी में। हमने पहले भी पढ़ा है, राइट, कि अगर आप किसी भी फ्लावर के कार्पेल का स्ट्रक्चर देखो तो ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल भी कहते हैं। तो ये युक्का फ्लावर के लॉक्यूल में, ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल होता है वहां पर ये मॉथ अपना एग्स ले करता है। तो है ना ये म्यूचुअल बेनिफिट वाली कहानी। तो चलो इसे और डिटेल में देखते हैं। तो होता कुछ यूं है कि जो फीमेल और मेल मॉथ है ये मीट करते हैं और मेट भी करते हैं ऑन द युक्का प्लांट। जब फीमेल मॉथ एग्स ले करने के लिए रेडी हो जाती है तब ये जा पहुंचती है किसी युक्का फ्लावर पे। ठीक है, एक युक्का फ्लावर पे पहुंचकर ये वहां से कलेक्ट करती है पॉलन। ठीक है, उस फ्लावर के कहाँ से पॉलन कलेक्ट करेगी? स्टेमेन से, एंथर में होता है पॉलन। तो वहां से इसने पॉलन कलेक्ट किया। पॉलन कलेक्ट करके यही मॉथ जो है ये पहुंचेगी एक दूसरे युक्का फ्लावर में, जहां पे जाकर ये स्टिग्मा में उस पॉलन को रिलीज कर देगी। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या कर दिया? पॉलन का ट्रांसफर तो कर दिया, पॉलिनेशन का काम कर दिया, अब ये अपना काम करेगी। अब इस फ्लावर के ओवरी के कैविटी में जा करके ये अपने एग्स ले कर देती है। ठीक है, तो अब इसका भी काम हो गया। अब देखो, इधर इसने अपना एग ले कर दिया। अब वो एग जो है धीरे धीरे हैच करके लार्वा बनाएगा। अब इस लार्वा को कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए, सरवाइव करने के लिए। वो कहाँ से आएगा? वो इस तरीके से आएगा कि पॉलिनेशन तो मॉथ ने पहले ही कर दिया था, तो अब चूंकि उसने पॉलन को पहुंचा दिया था स्टिग्मा पर, तो उधर भी क्या हो गया? ओवरी में जाके
फर्टिलाइजेशन हो गया उधर भी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जो ओव्यूल था वो सीड बन गया। तो बेसिकली जब तक इसके एग्स हैच होके उसमें से लार्वा बनता है तो उस लार्वे को खाने के लिए क्या मिल जाता है, सीड्स मिल जाते हैं, युक्का सीड्स मिल जाते हैं। और उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो फ्रूट में से निकल करके आ जाता है। तो बच्चों हम अक्सर ही ये देखते हैं कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, यानी कि जिसमें दोनों सेक्सेस हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। अब ऐसा होने की वजह से दो दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि भाई चूंकि एक ही प्लांट के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं, तो इट इज़ लाइक अब बाहर से मुझे पॉलन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि किस तरह की ब्रीडिंग हो रही है, इन ब्रीडिंग, राइट, मतलब कोई नए जीन की एंट्री यहाँ पर हो नहीं रही है। दूसरी तरफ दिक्कत ये भी आ जाती है कि जब सेम ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं तो कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि भाई पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, कई बार स्टिग्मा रेडी है तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हुआ, कई बार जो स्टेमन है और जो हमारा कार्पेल है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, बहुत करीब नहीं है दोनों, तो इस वजह से भी नहीं हो पाती है पॉलिनेशन, राइट। सो बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस क्या होता है कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखते हैं कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, मतलब उनके आपस में ही ब्रीडिंग होते होते उनमें कोई नई डाइवर्सिटी देखने को मिलती ही नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न प्लांट्स जो है, प्लांट्स ने खुद ही कुछ ऐसे डिवाइसेस निकाले हैं जो प्रमोट करे क्रॉस ब्रीडिंग को और जो डिस्करेज करे इन ब्रीडिंग को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग को प्रमोट करता है। सो पहला डिवाइस है पॉलन एंड स्टिग्मा का सिंक्रोनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भाई हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए रेडी है लेकिन जो लैंडिंग एरिया है वहां पर भीड़ भाड़ है, वो खाली नहीं है, या फिर लैंडिंग एरिया रेडी है लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक लैंड करने के लिए ही रेडी नहीं है। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे कि भाई सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, दोनों सिंक में नहीं है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से बहुत बार क्या होता है कि जो मेरा पॉलन का रिलीज है और जो मेरा स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी है इन दोनों के बीच में सिंक नहीं होता है। तो जब दोनों के बीच में सिंक नहीं होगा तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। इवन तो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही हैं बट स्टिल बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसलिए इनके आपस में इन ब्रीडिंग हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में कौन सी चीज प्रमोट हो रही है, क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा डिवाइस है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एंथर और स्टिग्मा इवन दो वो सेम ही प्लांट के अंदर है बट स्टिल उन दोनों का जो लोकेशन है वो एक दूसरे से दूर है। चूंकि वो एक दूसरे से दूर है इस वजह से उनका मिलन होना काफ़ी मुश्किल है। अब यार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है कि इवन दो एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं बट स्टिल फ्यूजन हो नहीं पा रहा है। तो यानी कि क्या प्रमोट हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग। वंस अगेन यहां पर भी हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी बोले तो इसका मतलब है कि यार मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही हैं एक ही प्लांट में, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लेते हैं कि समहाउ जो मेरा मेल गैमेट है यानी कि जो पॉलन है लेट्स से वो स्टिग्मा तक पहुंच भी गया लेकिन फिर स्टिग्मा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? सो बेसिकली ये जो इनकॉम्पैटिबिलिटी वाला फैक्टर है दिस इज अ जेनेटिक थिंग, ठीक है। अब स्टिग्मा जो है उसने बोला कि नहीं, दिस पॉलन इज नॉट सुटेबल फॉर मी। तो इट इज़ लाइक कि हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर गया लैंडिंग एरिया पे, लेकिन लैंड करने के तुरंत बाद नीचे से सिग्नल मिला कि नहीं तुम बाहर जाओ, तुम वापस जाओ, आसमान पे वापस उड़ो, हम तुम्हें यहाँ पे और आगे बढ़ने नहीं देंगे, राइट। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सो इन दिस केस ऑल्सो देखो हो क्या रहा है कि एक ही प्लांट में मेल फीमेल फ्लावर दोनों हैं, मेल गैमेट जो है वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच भी रहा है लेकिन फिर वो वहां से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए आगे पॉलन ट्यूब का बनना और फर्टिलाइजेशन का होना ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर भी क्या नहीं हो पा रहा है बताओ, ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर भी क्या प्रमोट हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। चौथा डिवाइस प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे प्लांट्स में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में होते हैं,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में होते हैं तो उसमें ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है, वहां पर ऑटोगैमी बहुत रेयरली होता है। क्यों? वही सिंक्रोनाइजेशन का इशू, फिर दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं उसका इशू। बट वहां पे गिटनोगैमी तो होता है, राइट? गिटनोगैमी तो हो सकता है, राइट, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो गिटनोगैमी वहां पे होता है। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा प्लांट हो जैसे कि पपाया का प्लांट, जहां पर एक प्लांट में किसी एक ही सेक्स का फ्लावर मिलता है, मतलब एक प्लांट के अंदर या तो मेल फ्लावर मिलेगा या फिर फीमेल फ्लावर मिलेगा, तो ऐसे केस में ना तो ऑटोगैमी होगा ना ही गिटनोगैमी होगा। मतलब ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीटली रूल आउट हो जाएगा। तो क्या इनकरेज हो रहा है यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन इनकरेज हो रहा है। तो ये जो चारों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये जो चारों डिवाइसेस हैं, दीज आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग क्यों? क्योंकि ये सेल्फ ब्रीडिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें नए नए जीन्स चाहिए, हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए। और इसकी वजह से ये जो चारों डिवाइसेस हैं, चाहे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, चाहे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो, चाहे एंथर और स्टिग्मा के डिफरेंट पोजीशंस हो, या फिर चाहे पॉलन और स्टिग्मा, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइजेशन ही क्यों ना हो, तो ये सारे के सारे दे एक्ट एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलो अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलन स्टिग्मा में लैंड कर रहा है, क्या वो उस स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल है, यानी कि इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट पिस्टिल। करेक्ट? पिस्टिल मतलब सबको पता है, पिस्टिल का ही एक पार्ट स्टिग्मा है, राइट? और पॉलन तो हमें पता ही है जो कि मेल गैमेट है। ओके, तो मतलब अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन लैंड कर रहा है स्टिग्मा में, तो इसका मतलब वो कॉम्पैटिबल है। अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, इसका मतलब वो इनकम्पैटिबल है। अब आप पूछोगे कि ये कॉम्पैटिबल मतलब राइट टाइप या रॉन्ग टाइप, कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है कि सही टाइप का पॉलन है कि गलत टाइप का पॉलन है? किसको पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। तो जो पिस्टिल है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज कि जो पॉलन लैंड किया है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। कैसे? अब जो पॉलन के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पिस्टिल के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो केमिकल कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करके डिसाइड करते हैं कि भाई तू सही जगह पे आया है, नहीं तू गलत जगह पे आया है, राइट? सो दैट्स हाउ दे डिसाइड कि वेदर द पॉलन जो पहुंचा है वहां पे वो कंपैटिबल है या नहीं है। इसका मतलब अगर हम अपनी हेलीकॉप्टर वाली स्टोरी देखें तो इट्स लाइक कि जो एरोप्लेन अभी लैंड किया है इस लैंडिंग एरिया में, क्या इसी एरोप्लेन को यहाँ लैंड करना था या किसी दूसरे को लैंड करना था? कोई गलत वाला लैंड कर गया है, राइट? तो जब वो लैंड कर रहा है उस टाइम पे ये चेक करना जरूरी है कि सही वाला एरोप्लेन लैंड कर रहा है या कोई गलत वाला लैंड कर रहा है। ठीक, अगर सही वाला एरोप्लेन लैंड करेगा तो उसका क्या किया जाएगा? स्वागत, उसका वेलकम किया जाएगा कि हाँ भाई लैंड करो। अगर गलत वाला एरोप्लेन लैंड कर रहा होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे आगे आने नहीं दिया जाएगा। सो द सेम हैपन्स विद द पॉलन। अगर तो पॉलन कॉम्पैटिबल है, यानी कि अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन लैंड किया है स्टिग्मा पे, तब तो उसे वेलकम किया जाता है कि हाँ भाई चलो तुम आगे बढ़ो। लेकिन अगर इनकॉम्पैटिबल पॉलन आ जाता है तो उसे वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अप्रूव करने पे क्या होता है, रिजेक्ट करने पे क्या होता है, चलो देखेंगे अभी। तो अगर अप्रूव हो गया पॉलन, यानी कि अगर कॉम्पैटिबल पॉलन निकला, तो उसके बाद होगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। मतलब अब पॉलिनेशन का प्रोसेस तो भैया सक्सेसफुल हो चुका है, पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो होते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैटिबल पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, कि भाई सही टाइप का पॉलन लैंड किया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो पॉलन को वेलकम किया जाता है और जिसे हम कहते हैं प्रोमोशन ऑफ द पॉलन, मतलब भाई तुम प्रोमोट हो चुके हो, तुम आगे बढ़ो, तुम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कर सकते हो। तो ये वो वाला सिचुएशन है। तो इस केस में पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो अब जो है पॉलन ट्यूब बनना शुरू होता है। ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है? जहां पर फीमेल गैमेट है, पॉलन को तो वहीं जाना है, तो इसीलिए ये पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है और ये पहुंचता है ओवरी तक।
पॉलन ट्यूब के अंदर होता क्या है? ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर कितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कितने मेल गैमेट्स होते हैं। इसके लिए छोटा सा रिकैप करेंगे। हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन शेड होता है ये कौन से स्टेज में होता है? ये होता है 2 सेल्ड स्टेज में। कुछ अराउंड 40% ऑफ द प्लांट्स में ये होता है 3 सेल्ड स्टेज में। ठीक है, तो जिन प्लांट्स में ये 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड होता है उन प्लांट्स में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। तो अब इस केस में क्या होगा कि वो जो जनरेटिव सेल है ना वो फर्दर डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बना देगा, बेसिकली 2 मेल गैमेट्स बना देगा। तो इसका मतलब है कि चाहे 2 सेल्ड स्टेज वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हो या 3 सेल्ड स्टेज वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हो, किसी भी केस में जो मेरा पॉलन ट्यूब है इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे, क्योंकि जो 3 सेल्ड स्टेज वाले प्लांट्स थे उनके पास तो ऑलरेडी ही 2 गैमेट्स होंगे। अभी जो 2 सेल्ड स्टेज वाले प्लांट्स है उनमें भी जैसा कि मैंने बताया कि जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके हमें 2 न्यूक्लियाई दे देगा, राइट। सो कुल मिला के बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ओव्यूल में। ओव्यूल में किधर से एंटर करेगा? ओव्यूल के स्ट्रक्चर को याद करो, इसका एक माइक्रोपाइलर एंड होता था, माइक्रोपाइल छोटा सा होल वाला एंड, उधर से ये एंटर करेगा। चलो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगा? याद है हमने डिस्कस किया था फिलीफॉर्म एपरेटस, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, जो पॉलन ट्यूब को अंदर घुसने में मदद करते हैं। तो एग्जैक्टली ये उसी रास्ते जाएगा। फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये सिनर्जिड्स के अंदर घुस जाएगा। सिनर्जिड्स क्या होते हैं बताओ? डिस्कस किया था हमने, राइट, कि हमारा ये जो एम्ब्रायो सैक होता है, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक, और इस एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, फिर हमारा सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होता है, राइट। ये सारी चीजें होती हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पर फोकस करते हैं कि मेरा पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है। सो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर घुसा, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू घुस गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू घुस गया सिनर्जिड्स के अंदर। अब सिनर्जिड से ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा एग सेल तक। तो एग सेल क्या है? वही तो मेरा फीमेल गैमेट है। तो भाई मेल गैमेट को फीमेल गैमेट मिल गया, तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो भाई ये तो थी हमारी हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी जहां पर कॉम्पैटिबल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन था। लेकिन वहीं अगर इनकॉम्पैटिबल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता तो मतलब अगर गलत वाली फ्लाइट लैंड कर जाती तो प्रमोशन ऑफ द पॉलन नहीं होता। उस केस में पिस्टिल जो है वो एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देता पॉलन को, जिसे हम कहते हैं इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। इनहिबिशन, इनहिबिटेड मतलब रोक दिया जाता है पॉलन को वहीं पे। तो उस केस में ना तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक के डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम किसको कहते हैं? देखो, पॉलन और पिस्टिल का इंटरैक्शन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म हो जाता है? ये इंटरेक्शन शुरू होता है तब जब पॉलन डिपॉजिट होता है ऑन स्टिग्मा। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा में आता है वहीं से पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन शुरू होता है। कहाँ तक ये इंटरेक्शन चलता है? जब तक ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री मारता है वहां तक पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन चलता है। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं इस दौरान, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इसे हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो हम नोटिस करते हैं कि इस पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के दौरान 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है पॉलन रिकॉग्निशन बाय द पिस्टिल, चाहे पॉलन एक्सेप्ट होता है या पॉलन रिजेक्ट होता है, बट पॉलन का जो रिकॉग्निशन होता है वो पिस्टिल पे होता है एज सुन एज द पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। ये पहला इवेंट होता है। दूसरा इवेंट होता है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है और वो कहाँ तक ग्रो करता है? ओवरी तक। तीसरा इवेंट होता है एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। इस पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर। तो ये मेजरली 3 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें टेकन टुगेदर हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को इतना डिटेल में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इससे हमें फायदा क्या है? वेल, अगर हमें पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का नॉलेज हो तो उससे हम सुपीरियर वैरायटीज
जनरेट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज हमें आइडिया होगा कि भाई ये पॉलन जो है इस तरह के पिस्टिल के साथ ही इंटरैक्ट करेगा, इस तरह का पिस्टिल जो है वो इस तरीके के पॉलन को ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो विथ ऑल दोज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम अपने रिक्वायर्ड, अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को शायद मैच करवा सकते हैं, राइट। सो दैट इज वेयर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हेल्प्स। अब आप बोलोगे कि मैम क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने डिजायर्ड ट्रेट्स वाले प्लांट्स बना सके? कैसे? तो देखो, एक टेक्निक होती है जो काफ़ी नोन है, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है मैन मेड, मतलब हम आर्टिफिशियली किसी चीज़ को कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, मतलब दो चीज़ों को मिला करके एक नई चीज़ बना रहे हैं विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को ही यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब हमें जैसे कैरेक्टर्स चाहिए वैसे कैरेक्टर्स वाले पॉलन ग्रेन्स से ही हम फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो टेक्निक होता है ये 4 स्टेप्स में कैरी आउट किया जाता है। पहला स्टेप होता है इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? मैस्क्यूलिन मतलब मेल, मतलब कोई भी अगर एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब उस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों ऑर्गन्स हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका इमैस्क्यूलेशन कर देंगे, मतलब उस फ्लावर में से हम एंथर को हटा देंगे। एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा ही दिया, उसी को कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। ध्यान रहे कि इमैस्क्यूलेशन हम तब करते हैं इवन बिफोर द एंथर्स मैच्योर। एंथर्स के मैच्योर होने से पहले ही हम एंथर्स को हटा देते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अब सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकता है, राइट। पहले क्या था कि भाई मेल फीमेल दोनों पार्ट थे, तो चांसेस थे कि भाई आपस में ही इनका पॉलिनेशन हो जाए, बट हमने वो होने नहीं दिया। कैसे? मेल पार्ट को हटा के, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप, इसे हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग मतलब बैग से आया है, बैगिंग। अब ये जो इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर है इसको हमने एक बैग के अंदर डाल दिया, मतलब इसको हमने कवर कर दिया। कवर क्यों कर दिया? ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन आके इसको फर्टिलाइज ना कर दे, ठीक है, क्योंकि हम तो इसमें अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ही डालना चाह रहे हैं। तो ताकि कोई भी इधर उधर से कोई उल्टा पुल्टा पॉलन कहीं उसके स्टिग्मा तक पहुंच ना जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे? हम उस फ्लावर को बैग कर देंगे, इसे हम कहते हैं बैगिंग। तीसरा स्टेप, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। अब जो पॉलन ग्रेन्स मुझे चाहिए बेस्ड ऑन कि मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए उस पर्टिकुलर प्लांट में, या जो भी रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा उसमें जो जो मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए उसके हिसाब से आई कैन चूज द पॉलन ग्रेन्स दैट आई वांट टू यूज। तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को अब मैंने इसके स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया, ठीक है, यानी कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही पॉलन ग्रेन अब जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप, फ्लावर्स आर बैग्ड अगेन। फिर से उनको बैग कर दिया गया ताकि इसके बाद भी, इस पॉलन ग्रेन को डस्ट करने के बाद कहीं कोई और पॉलन ग्रेन बाद में ना आ जाए, राइट। तो इसलिए फ्लावर्स को हमने वापस से बैग कर दिया, ठीक है। तो इन चारों स्टेप को फॉलो करते हुए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, जिससे हम हाइब्रिड वैरायटीज निकाल सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ब्रोकोली। अगर आपने देखा हो, ब्रोकोली इज अ हाइब्रिड वैरायटी, इसलिए आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि ब्रोकोली को बनाया ही ऐसे गया है कि जो भी डिजायरेबल ट्रेट्स थे ना उनको मिक्स एंड मैच करके ब्रोकोली बनाया गया है। अगर आप कैप्सिकम की बात करो तो देखा होगा आपने कि जो जनरली जो नॉर्मली कैप्सिकम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट यू ऑल्सो गेट अ येलो वेराइटी, अ रेड वेराइटी ऑफ कैप्सिकम। वो क्या है? वो सारी हाइब्रिड वेराइटीज हैं जिनमें हम अपने डिजायर्ड ट्रेट्स को इकट्ठा करके उस वेराइटी को बनाते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को जब हमने डिस्कस किया तो हमें यह समझ में आया कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का अगर हमें नॉलेज हो तो उस नॉलेज के हेल्प से वी कैन डिसाइड कि भाई कैसा पॉलन ग्रेन यूज करना है, कैसा पॉलन ग्रेन ये पिस्टिल एक्सेप्ट करेगा, कैसा पॉलन ग्रेन ये पिस्टिल रिजेक्ट करेगा, राइट। सो दैट्स हाउ पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हेल्प्स। तो चलो बच्चों, अब फर्टिलाइजेशन की कहानी पे वापस आते हैं। हमने क्या देखा? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या देखा कि भाई पॉलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पे, अप्रूवल मिल गया उसको, तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ। पॉलन ट्यूब कहाँ तक चला? ओवरी तक चला। एंट्री किस में हुई? ओव्यूल के अंदर हुई थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। उसके बाद क्या हुआ?
अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स थे जैसा कि मैंने बताया। इसमें से एक मेल गैमेट जो है ये एग सेल के साथ फ्यूजन करके बना देगा जाइगोट। ठीक है, इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, दूसरे मेल गैमेट का क्या? दूसरा मेल गैमेट जो है वो पहुंच जाएगा सेंट्रल सेल पे। सेंट्रल सेल पे क्या था? अगर याद करो तुम एम्ब्रायो सैक को, तो सेंट्रल सेल के अंदर क्या था? 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। तो जो मेरा दूसरा मेल गैमेट है वो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके बना देगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEC भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें फ्यूज कर रही है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। सो 3 चीजें फ्यूज कर रही है, इसीलिए इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब बचा कौन कौन? बच गए सिनर्जिड्स जो डीजेनरेट हो जाएंगे, और बच गए चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स, वो भी डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा फर्टिलाइजेशन में। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी हो तो आपने देखा होगा कि यहां पर 2 फ्यूजन हुआ। एक तो सिनगैमी, एक मेल गैमेट के साथ एग सेल का फ्यूजन। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन। तो यानी कि साइमल्टेनियसली यहां पर 2 फ्यूजन हो रहे थे, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे थे, इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, डबल फर्टिलाइजेशन जो है दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद क्या वही कहानी खत्म हो जाती है? नॉट रियली। इसके बाद आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब एक बार फ्यूजन हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम 4 मेजर इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट आगे जाके बनाएगा एम्ब्रायो, कैसे बनाएगा देखना बाकी है अभी। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बना? ट्रिपल फ्यूजन से, बट यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म। एंड एंडोस्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो ग्रोइंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देता है, खाना देता है। ठीक है, तीसरा इवेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। जो अभी ओवरी है वही ओवरी बाद में जाके फ्रूट बन जाएगा। और चौथा इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। जो अभी ओव्यूल है वही ओव्यूल बाद में जाके सीड बन जाएगा। ठीक है, हम सभी को फ्रूट, सीड, ये सारी चीजें तो पता ही है क्योंकि फल तो हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट एप्पल। एप्पल को जब आप कट करते हो उसके अंदर सीड्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। मैंगो जब आप खाते हो तो उसके अंदर की जो गुठली होती है दैट इज द सीड। तो सभी फ्रूट्स के अंदर आपको इस तरह के सीड्स देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पता चला सीड एक्चुअली में क्या है? ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। तो ये जितने इवेंट्स हैं दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म कहां से बनता है? PEC से, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बना था? बताओ। ट्रिपल फ्यूजन से, एग्जैक्टली। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये अंडरगो करता है मल्टीपल डिविजन्स और बना देता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है इसके अंदर होता है खूब सारा फूड रिजर्व, फूड मटेरियल का ये रिजर्व है, खाना का खजाना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फूड या फिर इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो जो एम्ब्रायो है उसको ये खाना प्रोवाइड करता है। नाउ लेट मी आल्सो टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग कि एक तरफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बन रहा है, दूसरी तरफ जाइगोट से एम्ब्रायो भी बन रहा है, लेकिन इन दोनों में से पता है कौन सा पहले बनता है? पहले एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि यार एम्ब्रायो तो बन जाएगा बट एम्ब्रायो को तो खाना चाहिए, खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। तो इसीलिए बेस्ड ऑन दैट, मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से प्लांट ने चीजों को ऐसे कर रखा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होगा फॉलोड बाय एम्ब्रायो डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, तो पहले एंडोस्पर्म रहेगा ताकि खाना तैयार है, अब एम्ब्रायो बॉस तुम लो जितना खाना चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स ओके। अब हम देखते हैं 2 तरह के सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। एक सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है ना उसको तो खाना चाहिए होता है, वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली
खा लेता है, या फिर कह सकते हो कि वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है ना, वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। तो ऐसे केसेस में बाय द टाइम सीड मैच्योर होता है तो हमें उस सीड में एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि पी, बीन्स, ग्राउंडनट, इनके सीड्स में हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म नहीं होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है वो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म कंज्यूम करता है और थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उस केस में जब सीड मैच्योर भी हो जाता है तब भी उसके अंदर हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है कोकोनट, एग्जाम्पल है कैस्टर। कोकोनट इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल। अगर आपने कभी नारियल को देखा है ना, तो जो डाब का पानी पिया होगा, टेंडर कोकोनट वाटर, तो उस डाब के अंदर आप देखोगे कि पानी होता है। सो दैट पानी इज एंडोस्पर्म। इनफैक्ट उसके बगल में जो व्हाइट कलर की जो लेयर होती है ना, दैट इज ऑल्सो एंडोस्पर्म। इसीलिए आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि जो डाब का पानी होता है दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दैट्स द एंडोस्पर्म। और अभी अभी हमने बोला कि एंडोस्पर्म जो है वो एक बहुत बड़ा फूड रिजर्व है, राइट? इट इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस, वो एम्ब्रायो को भी न्यूट्रिशन देता है। तो इसीलिए दैट्स एन एग्जाम्पल जहां पर एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। अभी चूंकि हम बात कर रहे थे टेंडर कोकोनट वाटर की, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद आता है विच इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का जो मोस्ट कॉमनली तरीका होता है दैट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो मल्टीपल डिविजन्स अंडरगो करता है टू फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है। तो इस स्टेज में हम उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ध्यान देना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन बाद में जाके इन्हीं में सेल वॉल्स डेवलप कर जाते हैं और तब हम उसे कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये जो डाब की बात हम कर रहे थे, टेंडर कोकोनट की बात कर रहे थे, दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब टेंडर कोकोनट के अंदर जो वाटर रहता है, जो कोकोनट वाटर होता है, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट कलर का जो कर्नल होता है ना कोकोनट के अंदर, अगर आप देखोगे तो पानी तो रहता है बट उसके साइड में एक व्हाइट कलर का जो लेयर होता है, दैट व्हाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डाब का पानी पियो तो जरूर ध्यान देना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एज वेल एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म पे। तो बच्चों अभी मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे एम्ब्रायो होते हैं जो अपने डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाते हैं। तो ऐसे केस में जो सीड हमें मैच्योर होने के बाद मिलता है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। लेकिन कई केसेस में जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो पूरे तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उस केस में मुझे सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म हम सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स वो हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिसमें एंडोस्पर्म है, एल्ब्यूमिनस ये नाम कहाँ से आया? सो वेल, एंडोस्पर्म क्या है? खाना का खजाना, फूड रिजर्व, राइट। तो एल्ब्यूमिन जो है ना ये एक प्रोटीन का नाम है, तो इसीलिए शायद इसे एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खाना होता है, प्रोटीन होता है। सो दैट मीन्स द ऑल्टरनेटिव नेम इज एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे कौन कौन से? जैसे कि व्हीट, राइस, तो इनमें एंडोस्पर्म होता है। तो अगर राइस का एक आप सीड लेते हो, सोक करके रखो, बाद में अगर आप देखोगे तो इट हैज एंडोस्पर्म इनसाइड इट, ठीक है। दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है वो अपने डेवलपिंग स्टेज में ही सारा का सारा एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है, सब एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाता है। तो इन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में आएगा पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। तो बच्चों ये तो कहानी थी एंडोस्पर्म की। तो अब चलो सुनते हैं कहानी एम्ब्रायो डेवलपमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया एम्ब्रायो जो है ये किससे बनता है? जाइगोट से बनता है, ठीक है। जाइगोट किससे बना था? बताओ 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 जल्दी। सिनगैमी से, राइट। एक मेल गैमेट और एग सेल जब फ्यूज किए थे तो बना था जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट से डेवलप होता है एक डिप्लॉइड सेल,
और ये जो डिप्लॉयड सेल बनता है ये माइक्रोपाइल के एंड की तरफ बनता है। इनफैक्ट एम्ब्रायो फॉर्मेशन जो है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये एक तरीके का एडेप्टेशन है, क्योंकि जो एम्ब्रायो है ना उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म, इसीलिए पहले एंडोस्पर्म तैयार रहना चाहिए, उसके बाद एम्ब्रायो बनता है फ्रॉम जाइगोट। अब जाइगोट से तो एम्ब्रायो बन गया, बट ये एम्ब्रायो भी डेवलप होते रहता है थ्रू मेनी स्टेजेस, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनी। ठीक है, तो चलो स्टेजेस देखते हैं एम्ब्रायोजेनी के। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि चाहे हम मोनोकॉट की बात करें या डाइकॉट की बात करें, एम्ब्रायोजेनी के स्टेजेस जो हैं वो दोनों में बराबर होते हैं। तो पहले एक जाइगोट होता है, जाइगोट से बनता है एक प्रो एम्ब्रायो, मतलब एम्ब्रायो बनने के ठीक पहले वाला जो स्टेज है, दैट्स वाई द नेम प्रो एम्ब्रायो। उसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। तो अगर इस एम्ब्रायो के शेप को देखो, यू कैन सी ग्लोब्यूल्स, इसीलिए इसका नाम है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। फिर बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, अगेन इसके भी शेप पे फोकस करो, हार्ट जैसा शेप दिख रहा है, दैट्स वाई हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। और फिर उसके बाद बनता है फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो। तो देखो जाइगोट से एम्ब्रायो का बनने का भी जो प्रोसेस होता है ना, इट हैपेंस इन मल्टीपल स्टेजेस, और इसे हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनी। तो चलो अब एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डाइकॉट, मोनोकॉट पता ही है, जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट, जिसमें 1 कॉटिलेडन होता है वो मोनोकॉट। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डाइकॉट एम्ब्रायो को अगर के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, पहला पार्ट इज एम्ब्रायोनल एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस है हमारी, जिसके अबाउट सारे पोर्शंस डिवाइड हो रहे हैं, सो दैट एक्सिस इज कॉल्ड द एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कॉटिलेडन्स की। कॉटिलेडन्स बेसिकली सीड लीव्स होते हैं। लीव्स क्यों? क्योंकि ये जो है फूड प्रोवाइड करता है। अब जैसे जो मेरा एम्ब्रायो है वो ग्रो कर रहा है, राइट, दिस इज लाइक अ मैच्योर एम्ब्रायो। अब इस एम्ब्रायो के बाद क्या होना है, इससे एक नया प्लांट बनना है, राइट। तो इसीलिए जो ग्रोइंग रूट है या जो ग्रोइंग शूट है, इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना कौन देता है, कॉटिलेडन्स, इसीलिए इन्हें हम सीड लीव्स भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम एक डाइकॉट एम्ब्रायो की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं अबाउट द एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस के दोनों तरफ 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एपीकोटाइल। एपीकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो वाला पार्ट जो कॉटिलेडन्स के ऊपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीकोटाइल। ठीक उसी तरह से एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो वाला पार्ट जो कॉटिलेडन्स के नीचे होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब कम, तो नीचे है इसीलिए हाइपोकोटाइल, ऊपर है इसीलिए एपीकोटाइल। जो एपीकोटाइल है वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो खत्म कहाँ पे होता है, प्लिम्यूल पे। व्हाट इज प्लिम्यूल? प्लिम्यूल इज द स्टेम टिप। तो स्टेम का, जैसे स्टेम ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, सो बेसिकली स्टेम का जो टिप है दैट इज कॉल्ड प्लिम्यूल। उसी तरह रूट का जो टिप है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो जो एपीकोटाइल है वो कहाँ पे खत्म होता है, प्लिम्यूल पे, और जो हाइपोकोटाइल है जो नीचे की तरफ है वो कहाँ पे खत्म होता है, रेडिकल में, यानी कि रूट टिप पे। इसके अलावा एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप जो है, कैप क्या करते हैं, जैसे हम कैप पहनते हैं, कैप क्या करते हैं, हमारे सर को ढकता है। रूट कैप किसको ढकेगा, इट इज लाइक अ कवरिंग टू द रूट टिप, मतलब रेडिकल का एक ढक्कन जैसा समझ लो, उसे हम कहते हैं रूट कैप। तो ये सारी चीज़ें हमें डायग्राम में लेबल्ड भी दिख रही हैं। एंड माय डियर चिल्ड्रन, ये सारे डायग्राम्स जो हैं ये आप जब पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ इनको करके प्रैक्टिस करो, इससे आपको रिटेन भी बेटर होगा। और इससे जो है ना, अगर आपको डायग्राम रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तब भी आप उन्हें आंसर कर पाओगे। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं एक मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रायो की। तो मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस में प्राइमरीली फर्क यही है कि यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है जो इसे, मतलब विच इज़ एन एक्सिस जो इसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बांट देता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली कॉटिलेडन सिर्फ एक होता है जो इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक साइड में होता है। ये सीड लीव होता है। ऑब्वियसली कॉटिलेडन का फंक्शन अभी भी वही होता है, दैट इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। यहाँ पर चूंकि एक ही कॉटिलेडन होता है तो इस एक कॉटिलेडन के लिए एक अलग नाम यूज किया जाता है विच इज स्क्यूटेलम। यहाँ पर भी एक शूट टिप है और एक रूट टिप है। शूट टिप को हम कहते हैं प्लिम्यूल, रूट टिप को हम कहते हैं रेडिकल। यहाँ इंटरेस्टिंगली 2 नई चीजें हैं। जो शूट टिप है यानी कि प्लिम्यूल जो है उसको कवर करता हुआ एक शीथ है, एक लेयर है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक उसी तरीके से अगर हम रूट टिप को देखें तो रूट टिप को भी कवर करता हुआ एक शीथ है। इनफैक्ट रूट टिप और रूट कैप दोनों को कवर करता हुआ जो शीथ है उसे हम कहते हैं कोलिरीजा।
सुपर्ब। तो चलो अब डिस्कस करने वाले हैं हम सीड के बारे में। सीड होता क्या है? अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाने के बाद, इसीलिए तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ रहे हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन पूरा खत्म हो गया है तो जो मेरा ओव्यूल था उसके पहले तक, वही ओव्यूल अब बन जाएगा सीड। तो चलो बच्चों अब देखते हैं ओव्यूल से सीड बनने के प्रोसेस को। तो अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद है तो याद होगा कि ओव्यूल में होते थे इंटेग्यूमेंट्स, लेयरिंग होती थी ऐसे ऐसे। तो वही इंटेग्यूमेंट्स जो है अब फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाते हैं सीड कोट। सीड के बाहर भी एक लेयरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सीड कोट। जैसे अभी मेरे हाथ में है ये एक काबुली चना, छोले खाते ही होगे आप, छोले या फिर काला चना, राइट। तो इनको जब आप डिप करते हो पानी में तो आप क्या नोटिस करते हो? ये फूल जाते हैं, राइट, मतलब इनका साइज स्वेल कर जाते हैं। स्वेल क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर पानी घुस जाता है। पानी कैसे घुसता है? देयर हैज टू बी सम ओपनिंग। सो सीड कोड के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इफ यू फोकस, यहां पर आपको दिखेगा वो माइक्रोपाइल, छोटा सा छेद होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन एंड वाटर कैन एंटर इनसाइड द सीड। इनफैक्ट अगर आपको इसका सीड कोट भी देखना है तो सोक किया हुआ एक चना लो और देखो ऊपर से ना आप ऐसे करके इसकी एक लेयर निकाल पा रहे हो। सी, तो ये जो लेयर हम निकाल पा रहे हैं इसकी, दिस इज नथिंग बट द सीड कोट। नॉर्मली क्या होता है सीड के साथ, जैसे जैसे सीड मैच्योर करता है उसके अंदर का वाटर कंटेंट कम होता जाता है और फाइनली वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे जिन भी सीड्स की मैं बात करूं, जैसे धनिया सीड्स या फिर चना का सीड या फिर कोई दाल का सीड, वो सारे ड्राई होते हैं क्योंकि उनके अंदर का पूरा वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है। तो जब वो उस ड्राई स्टेट में चले जाते हैं तो इनके पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है कि ये डोरमेंट स्टेट में चले जाए एम्ब्रायो, मतलब वो पूरा इनएक्टिव स्टेट में चला जाए, उसके बाद कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर इसी सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, जैसे वाटर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, सही टेम्परेचर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, ये सारे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, तो उस केस में ये सीड क्या होगा? जर्मिनेट करने लग जाएगा, यानी कि इसमें से पौधा निकल के आएगा। आपने देखा होगा अगर आपके घर में धनिया के सीड्स हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा मिट्टी में डाल दो, नॉर्मली वो सीड्स कैसे होते हैं? पूरे ड्राई, उनका वाटर कंटेंट बहुत कम हो चुका होता है, मतलब नहीं के बराबर। लेकिन उसी सीड को जब आप मिट्टी में डाल देते हो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, उसको थोड़ा धूप में रख दो, आप क्या देखोगे? उसमें से प्लांट निकल के आने लगता है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग? सीड का जर्मिनेशन हो रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो चलो एक सीड के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनफैक्ट आई वुड एडवाइस यू कि आप भी एक इस तरह से सीड लेके खुद से देखना, उसमें अलग मजा आता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है सीड कोट, जो कि इसका आउटर लेयर होता है। देखो जैसे कि मैं इसका ये छिलका उतार रही हूँ, सो दिस छिलका इज नथिंग बट द सीड कोट। सो देखो मैंने पूरा इसका छिलका जो है निकाल दिया, सो दिस छिलका इज नथिंग बट द सीड कोट, राइट। और इस सीड कोड के अंदर जो चीज है, दिस इज द एम्ब्रायो। अब इस एम्ब्रायो के अंदर क्या क्या है? इसमें है कॉटिलेडन्स। तो देखो ये मेरा काबुली चना में कितने कॉटिलेडन्स हैं? देखो ये वाला अगर मान लो मेरा एक्सिस है, एम्ब्रायनल एक्सिस की बात कर रहे थे, उसके दो तरफ देखो दो कॉटिलेडन्स हैं, राइट। अगर मैं बीच में से इसको ऐसे तोड़ूं तो ये जो दो हिस्से इसके हैं, दीज आर लाइक द टू कॉटिलेडन्स, यानी कि सीड लीव्स, ठीक। और क्या है इसमें एक रेडिकल है, यानी कि रूट टिप, जो कि यहाँ पर है। अगर आप इसको अच्छे से जर्मिनेट करो तो क्या होगा? यहाँ से पूरा रूट सिस्टम आता जाएगा और इधर से दूसरे वाले एंड से क्या आता जाएगा? शूट सिस्टम, यानी कि प्लिम्यूल। तो इसके अंदर एक रेडिकल है और एक प्लिम्यूल है। तो चलो प्यारे बच्चों अब डिस्कस करते हैं सीड के टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो कॉटिलेडन्स हो तो उसे हम कहते हैं डाइकॉटिलेडनस सीड या फिर डाइकॉट सीड, जिसका एग्जाम्पल है चिकपीस, जो कि मैंने अभी दिखाया था, जिसमें दो कॉटिलेडन्स दिख रहे थे। दूसरी तरफ अगर एक ही कॉटिलेडन हो तो उसे हम कहते हैं मोनोकॉट सीड या फिर मोनोकॉटिलेडनस सीड, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायोज के भी हमने अभी स्ट्रक्चर देखे थे। सो मोनोकॉट सीड का अगर एग्जांपल लेना हो तो इट कुड बी राइस, इट कुड बी व्हीट। तो इनके सीड्स में आपको एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलता है। तो चलो बच्चों सबसे पहले देखते हैं एक डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर। फिर से बता रही हूँ, डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट एम्ब्रायो, मोनोकॉट एम्ब्रायो, इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मेरे हाथ में है एक डाइकॉट सीड जो कि चिकपीस है, यानी कि काबुली चना, राइट। तो डाइकॉट सीड का सबसे पहले शुरुआत करेंगे विथ सीड कोट। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो ऊपर एक लेयर होता है, जैसे इसको आप पानी में भिजा के रख दो ओवरनाइट, सुबह उठ के ना आप जब इसको नाखून से हल्का सा ऊपर से उखाड़ोगे तो एक पूरी स्किन उतर के आएगी, समवट लाइक दिस।
इस तरीके से इसकी पूरी स्किन उतर के आएगी, विच इज द सीड कोट। अब अगर इस सीड कोट की भी बात करें ना, तो इस सीड कोट में भी 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो थिक होता है, उसे हम कहते हैं टेस्टा। जो इनर लेयर होता है वो थिन होता है, उसे कहते हैं टेगमेन। अगर इस सीड को बहुत ध्यान से देखो तो इस सीड पे ना एक स्कार नजर आता है नीचे की तरफ, इस पॉइंटेड वाले एंड की तरफ। तो वो जो स्कार है, मतलब एक जैसे ऐसा नहीं होता है कि कुछ चोट लग जाता है, मान लो आप किसी चीज़ से चिपके हुए थे, उस चीज़ से मैंने आपको हटाया, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप उस चीज़ से अटके हुए थे, वहाँ पर एक निशान रह जाएगा। सो ये निशान जो है, इसको हम कहते हैं हाइलम, और ये वही जगह है जिससे ये सीड जो है फ्रूट से कनेक्टेड था, क्योंकि ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओव्यूल सीड बन जाता है और वही ओवरी फ्रूट बन जाता है। सो बेसिकली ये जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर होता है, राइट। तो जिस पॉइंट से ये अटैच्ड होता है, दैट पॉइंट इज हाइलम। हाइलम के ठीक ऊपर एक छोटा सा छेद हमें दिखता है, छोटा सा पोर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अभी अभी मैंने बताया था माइक्रोपाइल क्यों रहता है, सो दैट ऑक्सीजन एंड वाटर कैन गेट इनसाइड द सीड थ्रू द माइक्रोपाइल। इसीलिए जब हम इसे पानी में भिजाते हैं, पानी में डुबो के रख देते हैं, तो ये स्वेल कर जाता है, क्योंकि पानी जो है इसके अंदर चला जाता है। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम कॉटिलेडन्स की। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे हाथ में ये चना का जो सीड है, मतलब काबुली चना, इसको मैंने बीच में से यूं तोड़ दिया, तो ये अब ऐसा दिख रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे सारे पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, बाहर का लेयर भी दिख रहा है विच इज द सीड कोट, 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, राइट। और अगर इन दोनों कॉटिलेडन्स के बीच में ये नीचे वाले पार्ट पे फोकस करो तो एक छोटा सा कुछ यूं सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसका जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज रेडिकल, जो कि रूट टिप है। जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज प्लिम्यूल, विच इज़ द एम्ब्रायनिक शूट। मतलब जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो इसी रेडिकल से पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनेगा, और इस प्लिम्यूल से पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनेगा। और रेडिकल और प्लिम्यूल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, नरिशमेंट। नरिशमेंट कौन देगा, कॉटिलेडन्स। इसीलिए इन कॉटिलेडन्स को हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में भी सीड कोट होता है, जैसे कि आउटर लेयर है, बट डाइकॉट सीड से यहाँ पर सीड कोट का एक फर्क होता है। मोनोकॉट सीड का जो सीड कोट है ये पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड होता है। अब आप पूछोगे पेरिकार्प क्या है। अब देखो ये सीड कहाँ से आया, ओव्यूल सीड बना, ओवरी फ्रूट बना, राइट। और ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड था, तो ओवरी का जो वॉल था, जो कि अब फ्रूट का वॉल बन गया है, उस वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। मतलब फ्रूट का वॉल समझ लो। अब इस फ्रूट के वॉल के साथ जो सीड का जो आउटर लेयर है, यानी कि जो सीड कोट है, वो मिला हुआ है, वो फ्यूज्ड है। मोनोकॉट सीड में ऐसा ही होता है। मोनोकॉट सीड में जैसे अभी अभी डाइकॉट सीड का सीड कोट हमने देखा, वो हमने अलग से उतार लिया, राइट। बट यहाँ पे क्या है, मोनोकॉट में जो सीड कोट है वो फ्रूट के वॉल के साथ, पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड है, मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोनोकॉट सीड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मैसिव स्टार्ची बल्की रीजन होता है विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर पाया जाता है मोनोकॉट सीड के अंदर हमें एंडोस्पर्म भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट राइस, व्हीट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट सीड्स के। तो अगर राइस के सीड का एग्जाम्पल लो तो सीड के अंदर जो है खूब सारा स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि राइस में स्टार्च बहुत होता है। और इस एंडोस्पर्म के अंदर लाई करता है एक छोटा सा एम्ब्रायो। अब इस एंडोस्पर्म को सराउंड करता हुआ भी एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो अब बात करेंगे कॉटिलेडन की। भाई मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होता है जिसका हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है स्क्यूटेलम, राइट। ये सब कुछ हमने मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रायो के टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि बेसिकली वही एम्ब्रायो जो है वही हम डिस्कस करें फिर से। मतलब दैट एम्ब्रायो इज इनसाइड द सीड, है ना। तो सीड के अंदर ही वो एम्ब्रायो है जिसके बारे में डिस्कस किया था। ओके कूल। तो कॉटिलेडन को कहते हैं स्क्यूटेलम। उसका काम क्या होता है, वही सेम, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो कॉटिलेडन होता है, ये कॉटिलेडन एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में होता है थ्रू एन एपिथेलियल लेयर। एक लेयर के थ्रू दोनों एक दूसरे के टच में ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी एम्ब्रायनिक रूट रेडिकल है, एम्ब्रायनिक शूट प्लिम्यूल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लिम्यूल को कवर करता हुआ एक शीथ है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। उसी तरह रेडिकल को भी कवर करता हुआ एक शीथ है जिसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो बच्चों सीड की कहानी तो खत्म हुई, अब शुरू होगी कहानी फ्रूट की, राइट। सो फ्रूट होता क्या है,
राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, ठीक उसी तरह जो ओवरी होता है वो बन जाता है फ्रूट। तो जहां फ्रूट का डिस्कशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि इनमें लेयर्स कितने होते हैं। तो फ्रूट का जो वॉल होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्प, थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो वॉल है ये सिंगल लेयर नहीं होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं। जो आउटर साइड वाला लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम कहते हैं एपिकार्प या फिर एक्सोकार्प। ये एपिडर्मल सेल्स से बना होता है। जैसे एपिडर्मिस हमारे स्किन के भी जो सेल्स होते हैं दे आर एपिडर्मिस, सिमिलरली यहाँ पर भी आउटर लेयर इज एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद जो बीच वाला लेयर होता है, मिडिल लेयर, दैट इज मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है दैट इज एंडोकार्प, ठीक है। तो अगर हम किसी एक फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मैंगो। सो मैंगो में देखो जो ये बाहर वाला जो छिलका है दैट इज योर एपिकार्प या फिर एक्सोकार्प। उसके बाद जिस पार्ट को हम खाते हैं, जो फ्लैशी सॉफ्ट पार्ट होता है, दैट इज योर मीजोकार्प। और उसके बाद जो अंदर का जो जहाँ पे वो गुठली स्टार्ट हो रही है वो वाला जो लेयर होता है दैट इज योर एंडोकार्प, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स होते हैं। अब ये जो लेयर्स होते हैं इनकी थिकनेस जो है ये वैरी करती रहती है फ्रॉम वन फ्रूट टू अनदर। सुपर। सो चलो आप डिस्कस करते हैं हम फ्रूट्स के एडिबल पार्ट्स के बारे में। हम लोग इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं, राइट? एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पोमेग्रेनेट वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हमें पता है कि हम फ्रूट का कौन सा वाला पार्ट खा रहे हैं, कौन सा लेयर खा रहे हैं, कौन सा पार्ट खा रहे हैं? क्या हमें पता है? शायद नहीं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग पार्ट्स खा रहे होते हैं। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट एप्पल, क्या आपको पता है हम एप्पल का कौन सा पार्ट खा रहे होते हैं? हम एप्पल का खाते हैं थैलेमस। सरप्राइजिंग, राइट? एप्पल का हम थैलेमस खाते हैं। थैलेमस क्या होता है? जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि एक प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फूल खड़ा रहता है, स्टैंड करता है, दैट इज थैलेमस। तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर सरप्राइज टू नो दिस, बट एप्पल जो होता है दैट इज एक्चुअली द थैलेमस ऑफ द फ्लावर। तो उस स्वोलन थैलेमस को ही हम खाते हैं। बात अगर हम करें मैंगो की, ये तो आसान है, आप बता सकते हो कि मैंगो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प डिस्कस किया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंगो का हम मीजोकार्प खाते हैं क्योंकि मीजोकार्प जो मिडिल वाला लेयर है दैट इज क्वाइट फ्लैशी, उसी को हम खाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कोकोनट की, बताओ कोकोनट में हम कौन सा पार्ट खाते हैं? सफेद वाला पार्ट खाते हैं, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोकोनट वाटर, अंदर तो पानी होता है, एंड व्हाट इज दैट वाटर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट? और वो व्हाइट वाला जो कर्नल होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये डिस्कस किया था हमने वाइल वी वर डिस्कसिंग एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब कोकोनट का हम एंडोस्पर्म खाते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट बनाना। बनाना तो पूजा में भी चढ़ता है, हम खाते भी हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज बनाना? कौन सा पार्ट होता है? अगेन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बनाना जो होता है दैट इज एक्चुअली द ओवरी ऑफ द फ्लावर। यस, दैट्स ट्रू। कभी आपने बनाना प्लांट देखा है? अरे अगर नहीं भी देखा है इस पिक्चर को देख लो। सो दिस इज हाउ अ बनाना प्लांट लुक्स लाइक। तो अगर देखोगे आप, जो लीव्स दिख रहे हैं दे आर द बनाना लीव्स, जिसमें कई बार खाना परोसा जाता है। अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आओगे तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल खाना जब हम खाते हैं तो उसे केले के पत्ते में सर्व किया जाता है। सो दे आर द बनाना लीव्स। इनफैक्ट हमारे इंडिया में कई जगहों में, कई स्टेट्स में बनाना का जो फ्लावर है उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, राइट? तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे वेस्ट बंगाल में इसे मोचा कहा जाता है, राइट? सो इनफैक्ट इट हैज़ गॉट डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, बट इसकी भी सब्जियां बनती है। और ये जो बनाना फ्लावर है इसी के नीचे वाले पार्ट में लोकेटेड होता है इसका ओवरी, विच इज़ द बनाना दैट वी ईट। और अगर आप गौर से देखो तो देखो बंच में एग्जिस्ट करते हैं ये ओवरीज, राइट? बनानाज, एंड दैट्स वाई वी गेट देम इन बंच, ठीक? तो ये था बनाना। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बनाना का स्टेम भी एडिबल होता है। बहुत जगहों पे बनाना स्टेम के भी बहुत तरह के डिशेस बनाए जाते हैं। सो यू सी बनाना प्लांट में कितनी सारी चीज़ें हैं, लीव्स, फ्लावर जो कि एडिबल है, स्टेम जो कि एडिबल है, और ओवरी तो हम खाते ही हैं एज बनानाज। फ्रूट का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उसके बेसिस पर हम फ्रूट को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब सच्चा फ्रूट। सच्चा फ्रूट बोले तो जो फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रही है, बिकॉज दैट इज आवर नॉर्मल प्रोसेस कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाएगा। तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, जैसे कि टमेटोज, ग्रेप्स, बनाना, ये सारे क्या है हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं। दूसरी तरफ जो फ्रूट्स कहीं और से डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि एप्पल,
एप्पल कहाँ से आ रहा है? ओवरी से तो नहीं आ रहा है। एप्पल कहाँ से आ रहा है? थैलेमस से आ रहा है। सो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। उसी तरह पियर इज अ फॉल्स फ्रूट। तो बच्चों नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है वो मैच्योर होके राइपन होके हमें फ्रूट देती है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन के बिना ही हमें फ्रूट मिल जाता है। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस, वी कैन से आर्टिफिशियली दैट इज पॉसिबल। और इस तरह के फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। नाम थोड़ा बड़ा है बट आराम से, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन हैपनिंग, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है बट स्टिल जो ओवरी है वो मैच्योर होके फ्रूट बना देती है। इनफैक्ट दिस हैपन्स नेचुरली विथ सम फ्रूट्स लाइक बनानाज। बनानाज के केस में ये नेचुरली होता है। और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब तो ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बनता है और उसके अंदर का ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, हमने ज़बरदस्ती किसी तरीके से ओवरी को मैच्योर करा दिया, तो उस केस में उसके अंदर सीड है ही नहीं, ओव्यूल है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए इस तरह के फ्रूट्स जो हैं वो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हम ओवरी को मैच्योर कर देते हैं फर्टिलाइजेशन हुए बिना, ताकि हमें जो फ्रूट्स मिले वो बड़े साइज के फ्रूट्स मिले। ठीक है, तो बनानास के साथ ये नेचुरली होता है, बट कई सारे और फ्रूट्स जैसे कि कुकुम्बर, जैसे कि स्क्वाश, इनके साथ हम ये आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। सीड्स के फायदे, भाई इसके तो बहुत फायदे हैं। सीड है तभी एग्रीकल्चर है। एक तो सीड को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। सीड्स की वायबिलिटी भी, अधिकतर सीड्स की वायबिलिटी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, सीड्स जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इनके अंदर होता है एम्ब्रायो। सीड जो है ये एक तरीके से सीडलिंग्स को, जो जब एकदम जर्मिनेशन शुरू होती है तो उस सीडलिंग को नरिशमेंट देने का काम भी करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीड्स हैं, इसी वजह से हम प्लांट्स को हर एक एरिया में बिल्कुल कॉलोनाइज कर सकते हैं। कोई एक खाली मैदान है, खाली जगह है, सीड्स डाला, वहाँ से एकदम हरा भरा हो गया, पूरे प्लांट्स आ गए वहाँ पर, राइट। तो सीड्स का जो है ये एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक टेढ़ा सवाल पूछती हूँ, सीधा नहीं है, टेढ़ा ही है। अगर मैं पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फर्टिलाइजेशन के बिना आपको सीड मिल जाए? अभी हमने क्या बात की थी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के केस में मैंने बोला था कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही मुझे फ्रूट मिल गया। कैसे? ओवरी को हमने आर्टिफिशियली इंड्यूस करके मैच्योर कर दिया, तो ओवरी ओवर मैच्योर हो गई तो फ्रूट मिल गया। अब मैं पूछ रही हूँ कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन क्या मुझे सीड मिल सकता है? आपका ऑब्वियस आंसर होगा नो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कुछ कुछ स्पीशीज़ के केस में ऐसा होना पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बट स्टिल हम सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है अवे, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग को दूर रखना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को अवे रखना, मिक्सिंग से अवे रखना, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। देखो वर्ड से ही अब डेफिनेशन याद रहेगी, है ना। तो एपोमिक्सिस का प्रोसेस जो है ये सीड्स प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक तरीके से, एक नज़रिए से आप कह सकते हो कि दिस इज लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है बट स्टिल यू आर एबल टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपोमिक्सिस हो कैसे सकता है, मतलब कहाँ से ये सीड बन सकता है। देखो इसके दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स याद है ना, याद है ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करो। इंटेग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल के बाहर जो लेयर्स होते थे, उस लेयर के अंदर जो मास ऑफ सेल्स होते थे उन्हें हम कहते थे न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं ये डिवाइड करके डायरेक्टली एक एम्ब्रायो बना सकता है। ऐसा होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज, इसके अलावा मैंगो में भी ऐसा होता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो कभी अगर आपके घर में ऑरेंज हो, ठीक है, ऑरेंज के सीड्स को लो और उन्हें ऐसे स्मैश कर दो, तो उसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रायोज देखने को मिलेंगे।
इनफैक्ट ये जो मल्टीपल एम्ब्रायो वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली मतलब मेनी एंड एम्ब्रायोनी इज ऑब्वियसली एम्ब्रायोस, तो मेनी एम्ब्रायोस, दैट्स पॉली एम्ब्रायोनी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो डिप्लॉयड एग सेल होता है, नॉर्मली क्या होता है कि एक एग सेल जो है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, राइट, एंड दैट्स हाउ वी गेट द जाइगोट। बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिप्लॉयड एग सेल जो है वो खुद ही डायरेक्टली एम्ब्रायो बन जाए। सो दैट कुड बी अनदर ऑप्शन, जिससे हमें डायरेक्टली एक सीड मिलने की पॉसिबिलिटी आ जाती है इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, अगर बात करना हो एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस की, तो क्या एडवांटेजेस हैं एपोमिक्सिस के? सबसे पहला एडवांटेज कि सीड्स के हेल्प से हम क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोनल प्रोडक्शन विद सीड्स। दूसरा, न्यू हाइब्रिड्स इन लेसर टाइम, नए नए हाइब्रिड्स बना सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर पूरा वो फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की इंतजार की जरूरत नहीं है, तो इससे हम जल्दी कर सकते हैं, स्पीड अप द प्रोसेस, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और साथ ही साथ इसके थ्रू हम डिजीज फ्री प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ टेक्निक दैट इज इंड्यूस्ड बाई अस, राइट। तो इसीलिए इससे हम डिजीज फ्री प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये लेसन ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर? अगर यस, तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।